और आज यूपी मांगे उत्तर में बात करेंगे छोटा चुनाव लेकिन बड़ा दाव है। हम बात कर रहे हैं उपचुनाव की। यहाँ विधानसभा के अब उपचुनाव होने हैं। ये छोटा चुनाव मान लीजिए क्योंकि अभी 2027 दूर है, लेकिन ये एक बड़ा दाव होगा और यही स्थिति करेगा 2027 की तस्वीर को साफ। दरअसल यूपी मांगे उत्तर में आज जो बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद अब जबकि सरकार का गठन हो चुका है, केंद्र सरकार का काम करना शुरू कर दिया है, तो अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश की ओर है। वजह है कि देश की सबसे ज्यादा संसदीय सीटों वाले सूबे में अगले कुछ महीने में उपचुनाव होने वाले हैं। 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जमीन तैयार हो चुकी है। कहने को तो ये उपचुनाव है, लेकिन ये हर पार्टी के लिए बड़ा इम्तिहान है। हर दल के सामने साख बचाने और ताकत दिखाने का मौका है, क्योंकि जिस पार्टी की लोकसभा चुनाव में हार हुई वो चाहेगी कि अपनी मौजूदगी मजबूती से दिखाए। जिसने जीत हासिल की वो चाहेगी कि फिर रण जीते। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। श्री राहुल गांधी जी की, श्री अखिलेश यादव जी की मैथमेटिक्स नहीं केमिस्ट्री मजबूत है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की केमिस्ट्री, मजबूत केमिस्ट्री के साथ हम हैं। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में और जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां पर हम लोगों को सीटें देंगे, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सीट देने के तैयार हैं। हम जाल फैलाकर जनता को भ्रमित करके कुछ सीटें जरूर उत्तर प्रदेश में जीत गया, लेकिन परिणाम आने के पश्चात जिस तरीके से कांग्रेस की 8500 रुपया प्रतिमाह वोट के बदले देने की जो घोषणा थी उसकी पोल खुली है। तमाम मुद्दों पर विपक्ष बेनकाब हुआ है। तो ऐसे में हर दल अपनी तैयारी में जुट गया है। अब देखिए, समझिएगा, बीएसपी वजूद के लिए लड़ेगी। बीजेपी को जिस तरह झटका लगा उससे उभरने का मौका है। वहीं सपा और कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए एक अच्छा अपना वजूद बचाने के लिए, खासकर कांग्रेस की जड़ें और मजबूत करने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस के पास मौका है। हालांकि सपा की स्थिति ठीक हुई है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन हमारे आज के सवाल, उपचुनाव किसके सामने क्या मौका है। जी हाँ, हमारा महत्वपूर्ण जो बिंदु है हमारा कि उपचुनाव में देखिए, बीजेपी उपचुनाव हार के सदमे से उभरने का मौका है। अगर बीजेपी जीत जाती है इन सीटों पर, दोस्ती का दम दिखाने का एक और चांस है राहुल गांधी और अखिलेश पर। हाशिए से उभरकर खुद को साबित करना चाहेगी बीएसपी, क्योंकि बीएसपी ने भी संकेत दे दिए हैं। बीएसपी भी चुनाव लड़ सकती है उपचुनाव से, हालांकि बीएसपी दूरी बनाकर रखती है, लेकिन अब बीएसपी भी संकेत दे रहे हैं कि वो उपचुनाव लड़ेगी। 10 सीटें महत्वपूर्ण सीटें हैं, क्योंकि कुछ विधायक ऐसे हैं जो सांसद बन गए हैं, तो कुछ ने पार्टी छोड़ी, जैसे ऊंचाहार की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी सीटें हैं जहां पर ये वोट डाले जाएंगे। लेकिन छोटा चुनाव बेशक है, लेकिन अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। तो अब हमारे महत्वपूर्ण सवाल जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, यूपी में सियासी जंग का एक और मैदान। जी हाँ, एक और मैदान तैयार हो चुका है। बीजेपी की साख का लिटमस टेस्ट होगा। बीजेपी की साख दांव पर है। अगर लोकसभा में जो हार हुई और अब विधानसभा की स्थिति है वो अगर ऐसी रही, तो बीएसपी का क्या सुपड़ा साफ होगा। 2027 की परीक्षा से पहले एक और इम्तिहान है, क्योंकि बीजेपी के एक झटका है। यूपी में एक तरीके से हार हुई है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी इतनी कम सीटें बीजेपी की आएंगी। 2 लड़कों की जोड़ी फिर करेगी कमाल, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। जल्दी से मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। प्रदीप सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शरद त्रिवेदी जी रहेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी के। फराज किदवई जी है, प्रवक्ता है सपा की तरफ से। प्रोफेसर कालीचरण रहेंगे, आपको बता दें दलित चिंतक और बीएसपी के समर्थक भी है। देवकीनंदन मिश्रा जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। देवकीनंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल बीजेपी से सर। शरद जी, सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए है। एक बड़ा झटका लगा बीजेपी को, एक बड़ा उम्मीद थी कि, बहुत बड़ी उम्मीद थी कि इतनी सीटें हम जीतेंगे, लेकिन हार से उभरने का एक अच्छा मौका है बीजेपी के पास।
देखिए, पिछले चुनाव में क्या हुआ था वो सबको पता है। किस तरह फेक वीडियो बनाए गए थे, किस तरह कहानी गढ़ी गई थी, किस तरह बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी। वो फेक वीडियो से नैरेटिव सेट किया गया, जिसकी वजह से तो अब बना देंगे तो अब कैसे रोक लेंगे सर इन्हें? देखिए, 2 बार तो बंद घड़ी भी सही समय बता देती है दिन में। तो ये जो पिछले 10 साल में इन्होंने सारे जी, पता मुझे बड़ा दुख होता है, आप लोग ना इधर उधर की बात, माफ कीजिएगा, मैं फरवरी से और जून तक सर मैं आपके यूपी में घूमा और मैं जगह जगह गया। आप इस बात को क्यों नहीं पकड़ पा रही है बीजेपी कि आपके उम्मीदवार, आपके जो सांसद थे, उनसे नाराज थी जनता, वो एक्टिव नहीं थे, वो फेलियर थे। सबसे बड़ा कारण है सर, लिख लीजिए और बता दीजिए पार्टी को। आप तो फिर इधर की नैरेटिव सेट कर दिया। नैरेटिव तो करेगा, विपक्ष का काम है सर, लेकिन आप उस मुद्दे पर नहीं आते कि आपका फेलियर रहा उम्मीदवारों के सिलेक्शन में, आपके उम्मीदवार सक्रिय नहीं थे, सांसदों से नाराजगी थी, वो आपको सबसे ज्यादा ले डूबी। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं, पार्टी भी इस बात को मानती है कि कई खामियां थी जिसकी वजह से ये नतीजा निकला। हम उन खामियों को देख के, उनको खोज के, उनको खत्म कर रहे हैं। और अब की बार आप देखें कि जो हम लोगों के जो रणनीति तैयार कर रहे हैं उसमें सारी की सारी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी। जी, चलिए, करहल पर भी फिर आप चुनाव जीत जाएंगे क्या? बिल्कुल, सारी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूं। फरहाद साहब, आपका तो वैसे ही मनोबल ऊंचा है क्योंकि अच्छी सीटें आप लोगों ने हासिल की, कांग्रेस में भी जान फूंक दी है, तो क्या 2 लड़कों की जोड़ी फिर से विधानसभा के उपचुनाव में नजर आएगी लोकसभा की तरह? देखिए जयप्रकाश जी, बिल्कुल नजर आएगी 2 लड़कों की जोड़ी। और 2 लड़कों की जोड़ी ने जो कमाल अभी लोकसभा के चुनाव में किया है, वही कमाल अभी होगा जो उपचुनाव होंगे विधानसभा के उसमें, और उससे बड़ा कमाल हम लोग 2027 में करेंगे। देखिए जयप्रकाश जी, 2 चीजें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता महोदय थे, वो जो भी आपके स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए आए थे, उन्होंने कहा जनता भ्रमित हो गई। तो जनता भ्रमित होती है भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी, हमारे लिए तो देवतुल्य जनता है, जनता जो जनादेश देती है वो सर आंखों पर है। हम लोग बिल्कुल भी नहीं कहेंगे ये भ्रमित, जनता भ्रमित हो गई। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जनता भ्रमित हो गई, तो आपके लाखों करोड़ों दर्शक ये सुने कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसका एक ये एक तरीका है कहने का कि जब ये चुनाव हार जाते हैं तो जनता भ्रमित हो गई। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने फॉल्स प्रोपोगेंडा चलाया कि संविधान खत्म कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे साहब, जेपी जी, विवेक देबरॉय जो प्रधानमंत्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉलोनियल लेगेसी और इसको खत्म कर देना चाहिए। तो विवेक देबरॉय ना हमारी समाजवादी पार्टी में है, ना इंडिया अलायंस में, वो तो प्रधानमंत्री जी के पूर्व आर्थिक सलाहकार थे, मुख्य पूर्व आर्थिक सलाहकार थे। तो वो कह रहे थे कि संविधान को खत्म कर दिया जाए। दिया कुमारी आपकी जो उप मुख्यमंत्री थी, उन्होंने क्या कहा था कि 2047 में अगर विकसित भारत बनाना है तो संविधान को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो दिया कुमारी समाजवादी पार्टी में तो जेपी जी है नहीं। अनंत हेगड़े ने क्या कहा, दुनिया को पता है। लल्लू सिंह जी ने कहा, ये आपके सांसद थे, कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। अरे साहब, कहे समाज भारतीय जनता पार्टी के ठीक है फरहाद साहब, वो तो बात निकल गई। अब मुद्दा क्या रहने वाला है आप लोगों का? देखिए, मुद्दा लोकसभा का था, अब उपचुनाव है। जेपी जी, यहां मुकाबला योगी से आपका। जो जेपी जी, नीट से बड़ा आज की तारीख में कोई मुद्दा हो सकता है? बताइए, नीट के एग्जाम में इतनी ज्यादा अनियमितताएं चल रही हैं कि आपके 2-3 तरह के वहां पर शक जा रहे हैं। एक ये कि पेपर लीक होने का पूरा अनुमान है। दूसरा ये है कि नीट में सॉल्वर गैंग एक्टिव था। बिहार में आप देखिए कि पुलिस के सामने कुछ बच्चों ने, कुछ आरोपियों ने ये एक्सेप्ट किया है कि 30 से 32 लाख में पेपर बिका। यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती हो रही थी उसके पेपर लीक हुए। 50 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग गया। तो ये जो पेपर लीक प्रदेश है, खासकर उत्तर प्रदेश में, इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये तो पूरी जनता देख रही है। मैं लौटूंगा। प्रदीप जी हमारे साथ प्रवक्ता है कांग्रेस के। प्रदीप जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप लोगों के लिए बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति थी सर, उस स्थिति से आप बाहर निकल आए। कांग्रेस के पास एक बड़ा मजबूत करने का, संगठन को मजबूत करने का मौका है, लेकिन क्या आप लोग साथ आएंगे उपचुनाव में भी, विधानसभा में? और खासकर प्रदीप जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो डिमांड कर दिया कि हम तब सीट देंगे जब आप इनको महाराष्ट्र में या जहां आपकी सरकार है वहां आप सीट देंगे। देखिए, इस विषय पे तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बैठकर और आदरणीय अखिलेश जी बैठकर इसको तय कर लेंगे। आप ये बताइए कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी 2 लड़कों की जोड़ी का मजाक उड़ाने में मत रही और ये नहीं देख पाई कि इनके सांसद प्रत्याशी, इनके सांसद जब क्षेत्रों में जा रहे थे तो जनता उन्हें वहां से खदेड़ रही थी।
ये नहीं समझ पाई कि आप उत्तर प्रदेश में जितनी अभी बांट निकाल रहे हैं, सारी की सारी बांट घोटालों की भेंट चढ़ रही है, युवा नाराज है। ये नहीं समझ पाए आपने आय दुगनी करते करते आय 27 रुपए कर दी किसानों की और कर्जा 74,000 रुपए कर दिया, इसलिए किसान नाराज है। ये नहीं समझ पाए कि आपने महिला सम्मान पर बात करते करते जब आप कुलदीप सेंगर के साथ खड़े हुए, जब आप चिन्मय आनंद के साथ खड़े हुए, जब आप ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हुए, तो देश की उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंचे। ये नहीं समझ पाए जब हम मंगलसूत्र में बात करते हैं तो हिंदू मैथोलॉजी के मानने वाली जो देश की माता तुल्य महिलाएं हैं, उनकी भावनाओं को कहीं न कहीं ठेस पहुंचती, वो आहत होती है। ये बातें ये समझ नहीं पाए और ये बातें आज भी कायम है। आज भी कायम है कि किसानों की आय दुगनी करने की बात आज भी कायम है। नौजवानों का पेपर लीक, प्रदीप जी पटखनी दे पाएंगे फिर बीजेपी को इस बार? आज भी कायम है। प्रदीप जी पटखनी दे पाएंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो लोकसभा चुनाव में तो 80 पे 80 सीटों का दावा कर रही थी। उत्तर प्रदेश की आवाम ने बता दिया कि आप अगर जनता का ख्याल नहीं रखेंगे, आप झूठ पर झूठ बोलते जाएंगे, आप किसानों को अराजक कहेंगे, नौजवानों को अगर वो रोजगार मांगने जाते हैं उन पर लाठियां चलाएंगे, तो आपका परिणाम यही होने वाला। तो निश्चित तौर पर हमने उन मुद्दों पर चर्चा की है। हमने निश्चित तौर पर इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की है, हमने युवाओं को जोड़ने की बात की, और ये जिसकी जरूरत। मैं लौटूंगा, प्रोफेसर कालीचरण जी भी हमारे साथ है, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रोफेसर कालीचरण जी, आप दलित चिंतक है और बीएसपी के समर्थक भी है सर। प्रोफेसर साहब कैसे देखते हैं, बीएसपी के लिए तो बड़ी ही चिंता की विषय है, क्योंकि इस बार देखने को मिला बीजेपी के साथ दलित पिछड़ा वोट ना जाकर वो समाजवादी पार्टी के साथ गया और बीएसपी का वोट बैंक घटा। हालांकि बीएसपी संकेत दे रहे हैं कि हम उपचुनाव में लड़ सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि बीएसपी के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है अपना वजूद बचाने के लिए? देखिए, हर पार्टी अपने वजूद के लिए ही लड़ रही है, चाहे सत्ताधारी दल भाजपा हो या उत्साह में हमारा इंडिया गठबंधन हो। अपने अपने वजूद को बचाने के लिए अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई सभी दल लड़ रहे हैं और लड़ते हैं। राजनीति में जिनकी सरकार है वो चाहते हैं कि हमारा बहुमत बरकरार रहे, जो विपक्ष में है वो चाहते हैं कि हम सत्ता पक्ष को पटकनी दें। स्वाभाविक रूप में बीएसपी अम्बेडकरवादी पार्टी है, बाबा साहब के विचारों, बहुजन महापुरुषों के विचारों को लेकर के चलने वाली पार्टी है और दलितों की एकलौती उत्तर भारत की महत्वपूर्ण पार्टी है। स्वाभाविक रूप में हम देखते हैं प्रोफेसर साहब दलित छिटक गया आपसे, इस बार दलित छिटक गया और ज्यादा कम हुआ आपका वोटिंग परसेंटेज। नहीं, वो तो उसमें नहीं, ये तो सही बात है कि छिटका है। असल में क्या है कि ये जो हमारे दलित मतदाता हैं, खासकर अम्बेडकराई, उनको जब ये लगा कि संविधान खतरे में है और मीडिया के द्वारा ये प्रचारित किया गया पूरी तरह से कि भाई सपा गठबंधन इंडिया निकल रहा है, तो लोगों ने फिर उसको सोचा नहीं, फिर जाकर के कई मतलब जो है आधा वोट कम से कम ट्रांसफर हो गया और उसी पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली। तो ये हो जाता है। लेकिन अब सबको पता है और बहन जी निश्चित ही बीएसपी के जो रणनीतिकार हैं और बहन जी हैं वो इस पर विचार कर रही होंगी कि कहाँ खमियां रही, क्योंकि वजूद की लड़ाई सभी लड़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है बीएसपी के लिए, क्योंकि दलित वोट जो कैडर वोट होता था वो छिटक रहा। मैं लौटूंगा। देवकीनंदन मिश्रा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। देवकीनंदन जी, मैं इस 10 सीट को, हालांकि देखिए अभी तो बहुत वक्त है 2027 में, लेकिन मैं इस 10 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है मैं से 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर देख रहा हूं। मैं इसलिए देख रहा हूं क्योंकि लोकसभा में समाजवादी पार्टी मजबूत हुई, अगर आप पिछले विधानसभा में बात करें तो समाजवादी पार्टी मजबूत हुई, और अब अगर इन 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस मिलकर अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो ये यूपी में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी होगी। देखिए, यूपी में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी अभी नहीं है। 2027 का चुनाव अभी 3 साल बचा हुआ है, क्योंकि इसी समय चुनाव होता है, अप्रैल मई में चुनाव होता है, तो अभी 3 साल का वक्त बचा हुआ है। हमको 3 साल तक इंतजार करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो उपचुनाव, अगर आप देखिए लोकसभा में इतनी बड़ी हार यूपी के अंदर और फिर अगर 10 सीटों में जो उपचुनाव हो रहा, अगर यहां सफलता नहीं मिलती है तो मनोबल तो बहुत डाउन हो जाता है ना पार्टी का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का। आपने ये कैसे, देखिए क्या होता है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि सफलता नहीं मिल सकती है? अरे भाई, 4 सीट समाजवादी, क्या अखिलेश यादव जिस सीट से इस्तीफा दिए वहां क्या वो चुनाव हार जाएंगे? क्या अवधेश प्रसाद जिस सीट से इस्तीफा दिए क्या वहां चुनाव हार जाएंगे?
ये नहीं हो सकता है। देखिए क्या है, ये जो विधानसभा से लोकसभा में पहुंचे हैं, उच्च सदन में पहुंचे हैं, उनकी सीटें खाली हुई हैं, उस पर चुनाव होने जा रहा है। तो जब उस पर चुनाव होगा तो जो जिस क्षेत्र की जनता ने उसे लोकसभा में पहुंचाया है, उस पार्टी को विधानसभा में देगी ही देगी। और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के पास आधी आधी सीटें हैं। तो मुझे लगता है कि जो चुनाव जो होगा, उपचुनाव, उन दोनों में बराबरी की स्थिति रहेगी। और जो बसपा की आप बात कर रहे हैं, देखिए बहुजन समाज पार्टी का वोट जरूर ट्रांसफर हुआ है, लेकिन बसपा इस बात से चिंतित नहीं है कि हमारा वोट ट्रांसफर हुआ। बसपा इस बात को लेकर के चिंतित है कि एक दलित नेता उत्तर प्रदेश में और खड़ा हो रहा है, चंद्रशेखर रावण। बिल्कुल, चंद्रशेखर रावण निर्दल नगीना से जीते हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि इस उपचुनाव में रावण भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो बीएसपी की चिंता यह है कि कहीं अगर दलित वोट बीएसपी अगर नहीं खड़ा करती है, उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। देखिए जी, टेंशन एक बड़ी बात है, क्योंकि रावण को अगर हम बात करें तो उनको दलित वोट तो मिला ही मिला, साथ ही साथ मुस्लिम वोट भी मिला है नगीना के अंदर। बिल्कुल मिला, लेकिन मायावती की जो चिंता है वो दलित वोट की है। दलित वोट अगर उनकी तरफ शिफ्ट कर जाता है, रावण की तरफ, इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में, तो मायावती क्या 2027 में लड़ने लायक रह जाएंगी? तो मायावती की चिंता यह है। इसी वजह से मायावती पहली बार उपचुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रही हैं। और आपको एक और जानकारी दे दूं, दलित चिंतक महोदय को नहीं पता होगा, मायावती जी पहले कोऑर्डिनेटर के जरिए टिकट फाइनल किया करती थी। इस बार इस उपचुनाव के लिए जो 10 सीट हो रही है, खुद जिला अध्यक्ष को फोन कर रही हैं, उसको बुला रही हैं और बुला के कह रही है कि तुम कैंडिडेट लेकर के आओ कि किसको कहां लड़ाना है। बिल्कुल, यानी मायावती ताकत के साथ लड़ेंगी। मैं लौटूंगा शरद जी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने भी कह दिया और समाजवादी पार्टी की तरफ से फराज साहब भी कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे पास नीट का मुद्दा है, हमारे पास बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारे पास पेपर लीक का मुद्दा है। और शरद जी, जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे थे कि आपके उम्मीदवारों का तो रहा ही रहा, फेलियर की, मौजूदा सांसदों से नाराजगी थी, सक्रिय नहीं थे, लेकिन लोकसभा के अंदर बेरोजगारी, पेपर लीक, ये बड़ा मुद्दा रहा शरद जी। जनता की आवाज यही थी। शर्मा जी देखिए, जो गरीबी, बेरोजगारी, किसान की समस्या, महिला की समस्या सिर्फ 2 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, जहां पे संविधान की हत्या होने का डर था, जिसकी वजह से हमको वोट नहीं मिला। आप देखें जो प्रपोर्शन में मध्य प्रदेश में दलित सबसे ज्यादा हैं, वहां पूरा इनका सुपड़ा साफ हो गया है। उत्तरांचल, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या यहाँ दलित नहीं है? यहाँ संविधान की हत्या नहीं हो रही थी क्या? यहाँ सारे जो जनता है वहां सब मर्सिडीज में घूम रही थी, सरकार हेलीकॉप्टर बांट रही थी। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की समस्या है, जहां एक नैरेटिव सेट किया गया जिसका इनको लाभ मिला है भारतीय। और मैं आपको बता दूं कि प्रपोर्शन के मामले में जो परसेंटेज अगर देखा जाए तो पूरे पार्लियामेंट में इनके नंबर 6 आए हैं समाजवादी पार्टी के और 18 हैं कांग्रेस के। तो हर हालत में ये खुद दोनों पार्टियां फेल हो गई। 33%, अब पहले हमारे समय में 40% पासिंग नंबर होते थे, अब 33% पासिंग होते हैं। तो इनके तो पासिंग नंबर भी नहीं आए। लेकिन ये जोश है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चुनाव में हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, इनको जोश है, ये इसी जोश में रहे और ताकि ये होश खो दें। ठीक है फराज साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप भी इतना भी मुगालता मत पालिए कि बीजेपी को आप आसानी से हरा पालेंगे। सर, बहुत ज्यादा हार जीत का अंतर आप देखेंगे, कुछ सीटों को छोड़ दे, 1-2 सीटों को, तो 20,000, 30,000, कई जगह 3,000, कई जगह 5,000 का रहा है। और इतनी आसानी से, और वो भी विधानसभा में, बीजेपी हार नहीं मानने वाली आपसे। देखिए जेपी जी, समाजवादी पार्टी किसी भी तरह के मुगालते में नहीं है। और समाजवादी पार्टी का जो उदय हुआ है वो श्रद्धेय नेताजी के आंदोलन से हुआ है। और श्रद्धेय नेताजी ने बोला था कि हम समाजवादी पार्टी को कभी बूढ़ा नहीं होने देंगे। तभी जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी आज उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों की, उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक होते हैं, वो छात्रों और नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का गिरता हुआ ग्राफ, जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को नहीं पता है, अयोध्या रीजन में जेपीजी 9 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। बनारस रीजन में 12 में से 9 सीटें ये लोग हार गए। संत कबीर नगर से संजय निषाद जी के बेटे हार गए। घोसी से ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे हार गए। और 7 यूनियन मिनिस्टर्स की हार हुई है जेपीजी। 7 यूनियन मिनिस्टर्स उत्तर प्रदेश में हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 63 सीटें कम हुई और इनका ओवरऑल वोट शेयर भी जो है वो गिरा है।
दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पिछली बार 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी जो जीती थी, उसमें से 299 सीटों पर फिर से चुनाव लड़ी है और उनमें से 92 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई है। खैर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब जेपी जी ये है कि हम अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे और जन जन तक हम जो समस्याएं हैं वो लेकर के जाएंगे। दूसरी बात ये, जहां तक रही बात बहन जी की, देखिए मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया और उन्होंने खून पसीने से अपने इस आंदोलन को खड़ा किया। मान्यवर काशीराम जी बोलते थे कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि व्यवस्था के पीड़ितों को एकजुट नहीं करेंगे और देश से असमानता की भावना को खत्म नहीं करेंगे। तो मान्यवर काशीराम साहब ने जो ये मिशन शुरू किया, जो उनका मिशन अधूरा है, वो जन नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरा करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में पीडीए जो है वो पूरा पीडीए समाजवादी पार्टी के पीछे लामबंद है। भारतीय जनता पार्टी प्रोफेसर साहब जवाब देंगे आप फराज साहब को? वो कह रहे अखिलेश यादव वो सपना पूरा करेंगे जो मायावती जी ने पूरा नहीं किया, और पीडीएफ पूरा फार्मूला उनका कामयाब होगा और लोकसभा में दिखा, और वो पीडीएफ फार्मूले को आगे बढ़ाएंगे। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हर पार्टी का अपना एक मकसद होता है। जैसे हम देखते हैं कि राम मंदिर आंदोलन को या धार्मिक मुद्दों को भाजपा जिस तरह से धार देती है और कोई दल नहीं दे सकता है। इसी तरह जो समाजवादी अपने प्रकार से राजनीति करते हैं, लेकिन बीएसपी जिस तरह से दलित मुद्दों को उठाती है और बाबा साहब के मूवमेंट को उठाती है, वो अलग प्रकार से लेती है। देखिए सपा को जो वोट ट्रांसफर हुआ है या इंडिया गठबंधन को, उसका मुख्य कारण ये भी रहा कि सपा ने टिकट बंटवारा बहुत होशियारी के साथ किया था। अधिकांश वो प्रत्याशी खड़े किए जो कभी बीएसपी के कैडर के हुआ करते थे, चाहे आर के चौधरी या तमाम जो लोग हुए हैं। तो इससे क्या हुआ कि वोट ट्रांसफर होने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। लोगों को ये लगा कि एक तो हमारे पुराने लोग हैं, निश्चय ही इनके पहुंचने मतलब सपा में कुछ परिवर्तन आएगा, और लग रहा है कि चूंकि सत्ता से बाहर है तो कुछ परिवर्तन आएगा ही। लेकिन मूल परिवर्तन तो देखिए सपा का जो चरित्र रहा है पिछला, जब वो सत्ता में तो किस तरह से बीएसपी के सारे के सारे जितना भी उनका एजेंडा था उसको किस तरह से ध्वस्त किया था, पदोन्नति में आरक्षण। चलिए, लेकिन सर स्थिति अभी गंभीर है बीएसपी की। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है, फराज साहब नहीं ले पाऊंगा आपका सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े। लेकिन देखिए छोटा चुनाव है, लेकिन आपको बता दें कि इस पर साख बड़ी दाव है। जी हाँ, बड़ी साख दाव पर लगी हुई है। चाहे बीएसपी की बात करें, बीजेपी के लिए देखिए एक बड़ी हार हुई तो सदमे से उभरने का मौका है, क्योंकि यूपी में हम बड़ी हार इसलिए बोल रहे हैं कि इतनी सीटें नहीं उम्मीद की बीजेपी ने लगाई थी। लेकिन कांग्रेस और आपको बता दें सपा मिलकर लड़े तो उनको भी फायदा हो सकता है। अब देखना होगा ये जो